हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम मौर्यकालीन इतिहास के जानने का महत्वपूर्ण स्रोत इंडिका के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिका मेगस्थनीज की रचना है और मेगस्थनीज यूनानी राजा सेलूकस निकेटर का एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 5 वर्ष रहा और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जो अपने मूल रूप में है वो अभी नहीं मिलती है। लेकिन जो प्रवर्ती लेखक यूनानी लेखक हैं जैसे स्ट्रैबो है, एरियन है, प्लिनी है, जस्टिन है, प्लूटार्क है, डायोडोरस है आदि के ग्रंथों के अंदर है उनके इस इंडिका के विभिन्न अंश उद्धृत मिलते हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पर है वो जो स्वानेक है उन्होंने इंडिका 1846 के अंदर है वो स्वानवेग ने है वो इंडिका नामक जो पुस्तक है उसका संपादन किया। अर्थात इनके उद्धरणों को संकलित करके 1846 के अंदर है वो इंडिका नामक जो पुस्तक है उसका संपादन किया ग्रीक भाषा में। और उसके पश्चात मैक्रेंडल है उसने 1891 में इस इंडिका नामक पुस्तक है उसका अंग्रेजी अनुवाद किया। और इसके पश्चात जैसा आप जानते हैं कि 1905 में जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने इस पुस्तक का है मैक्रेंडल की जो पुस्तक है उसका हिंदी में अनुवाद किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिका है वो मौर्यकालीन इतिहास के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण या एक उल्लेखनीय कृति मानी जाती है। और हालांकि ये कृति मूल रूप में हमें नहीं मिलती है और इस कृति का जो लेखक है वो यूनानी होने के कारण है। जो मेगस्थनीज है वो यूनानी था और ऐसी स्थिति के अंदर है वो कई भारतीय परंपराओं को वो नहीं समझ सका। फलस्वरूप है उसकी जो विवरण है उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं वो हमें दिखाई देती हैं। इन विसंगतियों के बावजूद भी यह ग्रंथ मौर्यकालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है वो माना जाता है। तो देखिएगा जो इंडिका है उसमें जो इंडिका नामक जो पुस्तक है वो मेगस्थनीज सेलूकस के राजदूत के रूप में आया। और जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य शासक, उसने 305 ईसा पूर्व के अंदर है वो सेलूकस को पराजित कर दिया। और किस प्रकार इन दोनों के बीच में संधि होती है और उस संधि के उपरांत है वो किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य है वो सेलूकस से है वो 4 प्रांत है, एरिया, एरोकोशिया, जिंडोशिया और पिनोपोरेसिडाई है वो उपहार स्वरूप है वो प्राप्त कर लेता है। और इसी में जो एरोकोशिया नामक प्रांत है जिसको वर्तमान में कंधार कहा जाता है, इस कंधार का रहने वाला था मेगस्थनीज है और वो कंधार प्रदेश का रहने वाला था। तो देखिएगा मेगस्थनीज है वो यद्यपि उसने मौर्यकालीन इतिहास के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया लेकिन उसके बावजूद भी वो एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्र का प्रत्यक्ष रूप से इंडिका में कोई उल्लेख नहीं करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोटस के रूप के अंदर वो उल्लेख करता है और जो पाटलिपुत्र है उसका पोलिब्रोथ के रूप में वो उल्लेख करता है। तो मेगस्थनीज है उसको वो अपने ज़्यादातर समय उसने पाटलिपुत्र में ही बिताया और उसने जो वर्णन किया उसके वर्णन से है वो हमें भारतीय मौर्यकालीन इतिहास के जो विभिन्न पक्षों की जानकारी मिलती है। जहाँ तक मौर्यकालीन सामाजिक इतिहास की हम बात करें तो मेगस्थनीज है वो भारतीय समाज को है वो 7 वर्गों में विभाजित बताता है, जबकि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित नहीं था। और ये 7 वर्ग है वो दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, जो कारीगर है, सैनिक है, निरीक्षक है और सभासद है। इन 7 जातियों का उल्लेख करता है, जबकि कौटिल्य है वो भारत में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है। तो
इन 7 जातियों के अंदर है वो जो व्यवसाय के आधार पर है वो उसको समझने की कोशिश की मेगस्थनीज ने। तो इसमें सबसे जो प्रमुख जो जाति थी वो दार्शनिकों का, वो सबसे प्रथम जाति है उसका दार्शनिकों का वो उल्लेख करता है। और दार्शनिकों के अंतर्गत है वो ब्राह्मण और श्रमण को शामिल करता है। तो मेगस्थनीज कहता है कि ब्राह्मण 37 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ शास्त्र में प्रवेश करता था। ब्राह्मणों की वृत्ति के संबंध में मेगस्थनीज कहता है कि ब्राह्मण है वो यज्ञ, अंत्येष्टि क्रिया तथा विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाओं का संपादन करते थे और इसके बदले में उनको बहुत सारी दक्षिणाएं वो मिलती थी। श्रमणों को है वो मेगस्थनीज 2 भागों में बांटता है। एक तो जो वन में रहते थे, जो कंदमूल फल द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे, और इस प्रकार के जो श्रमण हैं उनको वैशानक कहा जाता था और जिनको वानप्रस्थ आश्रम से है वो संबद्ध माना जाता था। दूसरी श्रेणी के श्रमण वे थे जो कि आयुर्वेद में कुशल होते थे और समाज में सम्मानित माने जाते थे। मेगस्थनीज के श्रमण और ब्राह्मण और वानप्रस्थ और सन्यासियों जो है वो उससे ज़्यादा मेल खाते हैं, जबकि जैन और बौद्धों के अंदर श्रमण है वो थोड़े से अलग प्रकार के थे। तो मौर्यकालीन जो मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को जो 7 वर्गों में बांटा, उसका कारण यह था कि मेगस्थनीज जब भारत की जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था है उसको वो समझ नहीं सका, क्योंकि वो एक विदेशी था और ऐसे कारण से, विदेशी होने के कारण से है वो भारतीय समाज को के प्रति वो समझने के अंदर है उससे गलती हुई और इसके कारण से उसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा। इसमें जो किसान थे उसको उन्होंने सबसे बड़ा वर्ग बताया और किसानों के विषय में कहा कि किसान है वो यूरोप में जब युद्ध होते थे तो ऐसी स्थिति में यूनान के अंदर युद्ध के समय है वो किसानों की भूमि प्रभावित होती थी, लेकिन भारत में युद्ध होते थे तो किसान अपने हल चलाते रहते थे, अर्थात उनको किसी प्रकार की है वो परेशानी है वो नहीं होती थी। जबकि इसके अलावा भारतीय समाज के विषय में वो वर्णन करता ही है। भारतीय समाज के अलावा है वो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके विषय के अंदर है वो बताता है कि भारत का आकार है वो समचतुर्भुजाकार है और भारत के अंदर है वो 58 नदियों का उल्लेख करता है, जिसमें गंगा नदी है उसका उल्लेख है वो एक पवित्र नदी के रूप में करता है। इसके अलावा सिलाल नदी का भी, जो खोतान नदी में जो फारस की खोतान नदी है उसको सिलाल नदी के रूप में उसका उल्लेख करता है। और इसके अलावा जो 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 क्या करना चाहिए, मेगस्थनीज है वो नगरीय प्रशासन का है वो विशेष रूप से उल्लेख करता है कि किस प्रकार नगरीय प्रशासन मौर्य काल के अंदर था और उस नगरीय प्रशासन का संचालन किस प्रकार से होता था। इसका सुंदर वर्णन है वो मेगस्थनीज वो करता है और वो कहता है कि ये जो पोलीब्रोथ पाटलिपुत्र के प्रशासन की विशेष रूप से वर्णन करता है और उसको पोलीब्रोथ वो कहता है और कहता है कि पाटलिपुत्र का शासन करने के लिए 30 सदस्यों की एक नगर सभा है जिसको म्युनिसिपल बोर्ड कहा जा सकता है वर्तमान में, तरह कार्य करती थी। और ये जो 5-5 सदस्यों की जो एक 6 समितियाँ वो होती थी, जिसमें शिल्प कला समिति, विदेशी यात्री समिति, जनगणना समिति, वाणिज्य समिति, उद्योग समिति, कर समिति, इस प्रकार 6 समितियाँ वो होती थी 5-5 सदस्यों की, जो कि एक तरह से है वो नगर प्रशासन का संचालन करती थी और नगर का जो प्रमुख है वो नागरिक है वो कहलाता था। तो इस प्रकार नगर प्रशासन का उल्लेख करता है और पाटलिपुत्र के विषय में कहता है कि पाटलिपुत्र ये मौर्य काल का सबसे बड़ा नगर है वो बताता है, जिसकी लंबाई 80 स्टेडिया और चौड़ाई है वो 15 स्टेडिया है के रूप में उल्लेख करता है। तो इसके अलावा जो एक तरह से जो उत्पादन प्रणाली है उसके विषय के अंदर भी है वो उसका उल्लेख करता है कि एक तरह से मौर्य काल के अंदर है फल और अनाज है का उत्पादन होता था और एक तरह से गन्ने का उल्लेख वो करता है और कपास का उल्लेख भी वो करता है। इसके अलावा जो जहाँ तक धर्म की बात है तो एक मथुरा के लोगों के विषय में उल्लेख करता है कि वो हेराक्लीज और डायनोसिस, जिसको कृष्ण और शिव कह सकते हैं, उसका उल्लेख वो करता है।
लेकिन कई भ्रांतिपूर्ण वर्णन भी करता है। जैसे एक तरह से भारत के अंदर है वो भारतीय समाज 7 जातियाँ थी, जो एक तरह से गलत था। भारतीयों की लेखन कला की जानकारी नहीं थी, ये उल्लेख है वो मेगास्थनीज करता है, जो गलत था। और एक तरह से मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य की जो जो पाटलिपुत्र का राजप्रसाद है उसकी प्रशंसा वो करता है, और वो कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि भारत के अंदर दास प्रथा थी। और लेकिन कौटिल्य है वो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। लेकिन यहाँ यूनान की तरह दासों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था, एक मानवीय व्यवहार किया जाता था। इसलिए मानवीय व्यवहार के कारण किए जाने के कारण से है वो मेगास्थनीज है वो भारत की जो कि दासों के विषय में वो समझ नहीं सका। जब इसलिए वो उल्लेख करता है भारत में दास प्रथा नहीं थी। इसके अलावा वो भारत में वो बताता है, कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि भारत में अकाल पड़ते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में है वो मगध के अंदर 12 वर्ष से अकाल पड़ा था। और किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में किस प्रकार शरण है वहाँ चला जाता है, और वहाँ किस प्रकार सलेखना विधि के द्वारा अपना देह त्याग कर देता है, जिसकी पुष्टि है वो 12 वर्ष के अकाल की पुष्टि सैगुरा और मास्तान अभिलेख से भी होती है। तो इस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर अकाल नहीं पड़ते थे। मेगास्थनीज ये कहता है ये भी सही नहीं कहा जा सकता। भारत में दास प्रथा नहीं थी, इस बात को भी सही है वो नहीं कहा जा सकता। और भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, ये भी सही नहीं था। भारत में सूद प्रथा नहीं थी, इसका उल्लेख करता है, वो भी गलत लगता है। और इसके साथ साथ जो दक्षिण भारत है उसमें वो तमिलनाडु का जो कांची का प्रदेश है उसको वो पांड्य राज्य है, उसके विषय में उल्लेख करता है कि वहाँ महिला शासिका है वो पांड्या नामक वो शासन करती थी। और पांड्या राज्य वो 354 गांवों का एक समूह था। और इसके अलावा एक भ्रांतिपूर्ण वर्णन वो करता है कि भारत के अंदर ऐसी चींटियाँ होती हैं जो कि सोना निकालती हैं, जो उसका वर्णन है वो गलत है। जबकि भारतीय प्रशासन के विषय में वो कहता है कि यहाँ जो राज्य की सुरक्षा का दायित्व है वो सरकार का था, और लोग चोरी नहीं करते थे, और उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करता है। और भारतीय है वो एक तरह से है वो मकान के ताले भी नहीं लगाते थे। सड़क प्रशासन के उल्लेख करता है, एक गुरुनमाई नामक अधिकारी वो सड़क प्रशासन की देखभाल करता था। और राजस्व प्रशासन के विषय में वो बताता है कि राज्य की आय का भूराजस्व का 1/4 भाग है वो भूराजस्व के रूप में लिया जाता है, जबकि एक तरह से कौटिल्य है वो 1/6 भाग है उसका उल्लेख करता है। तो इस तरह से क्या है कि जो कहना चाहिए कि मेगास्थनीज है वो ये भी कहता है कि मौर्य काल के अंदर है सारी भूमि है वो एक तरह से क्या है कि राजा की होती थी, और राजा के लिए वो खेती करते थे, जबकि और 1/4 लेते थे। जबकि जो भूमि है वो 2 प्रकार की होती थी, राजकीय भूमि होती थी जिसको सीता कहा जाता था, और निजी भूमि भी होती थी। और इसी प्रकार से मेगास्थनीज है वो भारत में दुर्भिक्ष नहीं पड़ते थे, इसका उल्लेख करता है। लेकिन कौटिल्य कहता है कि भारत के अंदर दुर्भिक्ष पड़ते थे, और दुर्भिक्ष के समय है वो राजा है वो जनता की भलाई के लिए कार्य करते थे, कौटिल्य कहता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मगध के अंदर 12 वर्ष का काल भी पड़ा था, जो सैगारा मास्तान अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है, क्योंकि उस समय राज्य कोठार है के द्वारा अनाज का वितरण वो किया जाता था। तो मेगास्थनीज है वो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जिसमें जहाज़ बनाने वाले हैं, कवच है, आयुध का निर्माण करने वाले हैं, और खेती के लिए अनेक प्रकार के औजार बनाने वालों के शिल्पियों उसका भी उल्लेख है वो मेगास्थनीज है वो करता है। शिल्पियों को एक चौथी जाति के रूप के अंदर मेगास्थनीज उसका का उल्लेख है वो करता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मेगास्थनीज है वो विभिन्न प्रकार के मार्गों का जो उल्लेख करता है, जिसमें सबसे बड़ा मार्ग है जो उत्तरापथ है, जो कि सिंध से लेकर के है वो एक तरह से सोनार गांव, बंगाल के सोनार गांव तक जाता था, उसका उल्लेख करता है। और वो कहता है कि मार्ग निर्माण एक विशेष प्रकार के अधिकारी है जिसको एग्रोनोमाई कहा जाता था, और उसको करता है। और सड़क एग्रोनोमाई सड़कों की देखभाल करते थे, और 80 सीढ़ियों की दूरी पर एक स्तंभ है वो खड़ा कर देते थे। और राजमार्गों को उत्तर पश्चिम को पाटलिपुत्र से मिलाने वाला राजमार्ग था। तो मेगास्थनीज ये कहता है कि इसकी लंबाई है वो 1300 मील थी, और एक तरह से क्या है कि ये जो पाटलिपुत्र से आगे ये तामलुक तक है वो जाता था। तो इस प्रकार ये उत्तरी मार्ग है उसका उल्लेख है,
वो मेगस्थनीज वो करता है, जो कि 1300 मील लंबा था, उसका उल्लेख है वो मेगस्थनीज करता है। तो एक बड़े मार्ग का उल्लेख है वो मेगस्थनीज है वो करता है। इसके अलावा जो मेगस्थनीज है वो कहता है, जैसे मेगस्थनीज भारत के अंदर जो दास प्रथा, जैसे मैंने आपको चर्चा की, भारत के अंदर दास प्रथा नहीं थी, जबकि भारत में दास प्रथा थी। टोटल 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है, लेकिन वो भारत की जो दास प्रथा है कि भारत के दासों के साथ जो अच्छा व्यवहार करने के कारण से भारत की दास प्रथा को है वो मेगस्थनीज है वो समझ नहीं सका। तो इसके अलावा जो मेगस्थनीज है वो जो मैंने बताया कि आपको नगर प्रशासन है उसका वर्णन करता है। और नगर प्रशासन है वो 30 सदस्यों के द्वारा एक मंडल है वो करता था, और मंडल कई समितियों में विभाजित था, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और जैसे मैंने समितियों के बारे में चर्चा की कि उद्योग शिल्प का निरीक्षण करती थी, और विदेशों से संबंधित समिति विदेशों की देखभाल करती थी। उनका कर्तव्य था कि विदेशियों का आवास के उचित प्रबंध करे, और बीमार पड़ने पर उनकी चिकित्सा का उचित प्रबंध करे। उनकी सुरक्षा का भार भी है वो इस विदेशों से संबंधित समिति होती थी। विदेशों की मृत्यु होने पर उनकी अंत्येष्टि क्रिया, उसकी संपत्ति उचित अधिकारियों उसके उत्तराधिकारियों उसको सुपुर्द करने का कार्य भी है वो विदेश समिति करती थी। और विदेश की गतिविधियों पर नज़र रखती थी, और जो जन्म मरण के हिसाब रखती थी, जन्म मरण समिति होती थी। और जन्म मरण का ब्यौरा केवल करों का अनुमान लगाने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि इसलिए भी रखा जाता था कि सरकार को पता रहे कि मृत्यु क्यों और किस प्रकार हुई है। और राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से ये आवश्यक होती थी। और व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करने वाली समिति होती थी। माप तोल की जांच, वस्तु की क्रय विक्रय की व्यवस्था करना और देखभाल करना की समिति होती थी। उसके अलावा जो निर्मित वस्तुओं की विक्रय की निरीक्षण करती थी, और जो इस बात का ध्यान रखा जाता था कि नई और पुरानी वस्तु को पुरानी वस्तु मिलाकर तो नहीं बेच रहे हैं। नियम का उल्लंघन करते तो उसको सज़ा दी जाती थी। नई पुरानी वस्तुओं को मिलाकर बेचना एक तरह से कानून के विरुद्ध माना जाता था। और एक बिक्री वसूल करने वाली जो समिति थी, उप समिति थी, उसको बिक्री का 10वां भाग है वो कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का नगर प्रशासन का एक सुंदर वर्णन है वो मेगस्थनीज है वो, और नगर प्रशासन का जो उल्लेख है वो करता है। इसके साथ साथ एक तरह से मेगस्थनीज है वो ये कहता है कि धार्मिक विषय के विषय में कहता है कि ब्राह्मणों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, और दार्शनिकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन दार्शनिक है वो शेष समझे जाते थे, और वो एक कार्य में लगाए जाते थे। तो इस प्रकार उनके विषय के अंदर भी है वो मेगस्थनीज है वो वर्णन करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेगस्थनीज है वो मौर्यकालीन जो एक तरह से हम कहते हैं कि जो संस्कृति है उसके जो विभिन्न पक्ष है उसका वो उल्लेख है वो करता है। और एक प्रकार से मेगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए तो यहाँ तक लिखता है कि जो राजा है वो प्रत्येक समय, जो प्रजा है वो राजा का प्रत्येक समय दर्शन कर सकती थी। यहाँ तक कि जब वो लकड़ी की बेलनों से अपने शरीर की मालिश करता था उस समय भी थी, अर्थात राजा है वो हर समय वो सुलभ रहता था। ये एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशंसा है वो करता है कि राजा हर वक्त है वो जनता के लिए सुलभ रहता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मेगस्थनीज यद्यपि यूनानी था, लेकिन फिर भी है वो उसने तत्कालीन जो मौर्यकालीन जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो स्थिति है उसका बड़ा सुंदर विवेचन करता है। यद्यपि कुछ वर्णन है वो एक तरह से भ्रांतिमूलक है, उसमें विसंगतियां हैं, लेकिन फिर भी है मौर्यकालीन इतिहास की बहुत सी प्रामाणिक जानकारियां हैं वो उससे मिलती हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।